हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट नॉमी। तो आज हम सीखेंगे एएमएल और केवाईसी के ऊपर पूरा फुल कंप्लीट कोर्स। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हो क्योंकि ये फील्ड आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज देती है। एएमएल या केवाईसी समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग क्लियरली समझ नहीं आया तो एएमएल कभी प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इलीगल पैसों को लीगल दिखाना। सिंपल लैंग्वेज में समझे, मान लो कोई इंसान पैसे कमाता है फ्रॉड से, ब्राइबरी से, करप्शन से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, टेररिज्म से या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। इस पैसों को बोलते हैं डर्टी मनी या इलीगल मनी। अब प्रॉब्लम क्या है? क्रिमिनल इस पैसे को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैंक क्वेश्चंस पूछ सकता है, अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सोर्स ट्रैक कर सकती है, टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो उनके पास एक चैलेंज होता है कि इस इलीगल पैसे को बिना पकड़े जाए कैसे यूज करे। तो उसका आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिमिनल्स पैसे का असली सोर्स छुपाते हैं, पैसे को अलग अलग जगह घुमाते हैं, बिजनेसेस या अकाउंट्स यूज करते हैं और एंड में उस पैसे को लीगल इनकम दिखा देते हैं। बाद में वो पैसा दिखता है जैसे कि बिजनेस इनकम है, सैलरी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है या फिर कोई रेंटल इनकम है, पर असल में वो इलीगल होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी ने 20 लाख रुपए फ्रॉड से कमा लिया। अगर वो एक ही बार बैंक में डिपॉजिट करेगा तो बैंक तुरंत क्वेश्चन करेगा। तो वो क्या करेगा? 50,000 रुपए करके मल्टीपल डिपॉजिट्स करेगा या कोई डिफरेंट अकाउंट्स यूज करेगा या फिर किसी फ्रेंड को ट्रांसफर करेगा या कोई स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा एंड बाद में प्रॉफिट के नाम पे विथड्रॉ करेगा। अब पेपर पे सब लीगल लग रहा है, ये पूरा प्रोसेस ही मनी लॉन्ड्रिंग है। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल पैसे को छुपा के लीगल दिखाना, और एएमएल इसी वजह से एग्जिस्ट करता है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि इलीगल मनी मतलब डर्टी मनी, क्रिमिनल्स उससे क्लीन करना चाहते हैं, एंड क्लीनिंग प्रोसेस मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अगला देखते हैं कि व्हाट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब जब हमें मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गया है तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एएमएल। एएमएल का फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एएमएल कोई रूल या एक लॉ नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। इसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट लॉज, रेगुलेटर के रूल्स, बैंक के प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। एएमएल फॉलो करते हैं बैंक्स को, फिनटेक कंपनीज, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। एएमएल का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इलीगल पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में आने से रोकना। एएमएल 3 काम करता है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिपोर्टिंग। प्रिवेंशन मतलब एंट्री पे ही रोक देना, डिटेक्शन मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ना, एंड रिपोर्टिंग मतलब अथॉरिटीज को बताना। एक एग्जांपल से समझो, एएमएल एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम है, तो ये केवाईसी का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा कि गेट पे आईडी चेक करना, एंड एएमएल में हो जाएगा कि अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना। मतलब एंट्री के बाद भी मॉनिटरिंग रहती है। एएमएल कंटिन्यूअसली काम करता है, सिर्फ ऑनबोर्डिंग पे नहीं, पूरे कस्टमर लाइफ साइकिल में। इसीलिए एएमएल जॉब्स हमेशा रिक्वायर्ड रहती है। अगर एएमएल वीक हो तो बैंक्स पे हैवी फाइन्स लगते हैं, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, लाइसेंस कैंसल हो सकता है। तो एएमएल जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन को, कस्टमर्स को, इकोनॉमी को एंड कंट्री को। और एक एएमएल प्रोफेशनल ही बेसिकली होता है फाइनेंशियल क्राइम फाइटर। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज केवाईसी। अब बात करते हैं केवाईसी की, जो एएमएल का फाउंडेशन है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर,
मतलब किसी भी कस्टमर को सर्विस देने से पहले कंपनी को ये जानना जरूरी है कि ये इंसान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, पैसे का सोर्स क्या है। इस प्रोसेस को बोलते हैं केवाईसी। सिंपल एग्जांपल, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, बैंक आपसे मांगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो। क्यों? ताकि बैंक कंफर्म कर सके कि आप रियल हो, फेक आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हो, किसी और का इम्पर्सनेशन नहीं है। केवाईसी हेल्प करता है फ्रॉड रोकने में, आइडेंटिटी थेफ्ट रोकने में, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कम करने में। केवाईसी होता है अकाउंट ओपनिंग पे, पीरियोडिक रिव्यू में, एंड जब डिटेल्स चेंज होती है। तो केवाईसी सिर्फ एक बार नहीं होता, ये ऑनगोइंग भी हो सकता है। अगर केवाईसी ना हो तो फेक अकाउंट्स बनेंगे, फ्रॉड बढ़ेगा, एएमएल फेल हो जाएगा। एक गोल्डन रूल याद रखिए कि केवाईसी बताता है कस्टमर कौन है एंड एएमएल बताता है कि कस्टमर क्या कर रहा है। अगला देखते हैं एएमएल वर्सेस केवाईसी। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सिंपल करते हैं। केवाईसी का क्वेश्चन आता है कि कस्टमर कौन है एंड एएमएल का क्वेश्चन आता है कि कस्टमर पैसे के साथ क्या कर रहा है। केवाईसी जो है वो आइडेंटिटी फोकस्ड है, डॉक्यूमेंट फोकस्ड है, ऑनबोर्डिंग पे होता है। एंड एएमएल जो है वो बिहेवियर फोकस है, ट्रांजैक्शन फोकस है एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है। टाइमलाइन समझो, पहले केवाईसी होता है, उसके बाद एएमएल चलता रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर केवाईसी नहीं है तो एएमएल स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड अगर केवाईसी ही हमारी वीक हो गई तो हमारा एएमएल भी वीक रहेगा। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि और अगर आपने ये क्लियर एक्सप्लेन कर दिया तो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। अगला देखते हैं द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एएमएल एंड केवाईसी। ये आप समझते हैं कि क्यों इतना ज्यादा एएमएल और केवाईसी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो फ्रॉड बढ़ेगा, टेररिज्म फंडिंग बढ़ेगी, टैक्स इवेजन बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम अनसेफ हो जाएगा। गवर्नमेंट्स बैंक पे हैवी पेनल्टीज लगाती है अगर एएमएल फेल होता है तो। बहुत बड़े बैंक्स ने बिलियंस के फाइन पे किया हुआ है क्योंकि बैंक्स ने रेड फ्लैग्स इग्नोर किया, मॉनिटरिंग फेल हुई है, इलीगल मनी अलाउ हुआ है। तो एएमएल एंड केवाईसी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इनोसेंट कस्टमर्स को एंड नेशनल सिक्योरिटीज को। इसीलिए एएमएल ऑप्शनल नहीं है, ये लीगली मैंडेटरी है। और इसी वजह से एएमएल करियर्स स्टेबल है, ग्लोबली इन डिमांड है एंड लॉन्ग टर्म सिक्योर है। अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। तो चलिए अगला मॉड्यूल देखते हैं जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। वाई क्रिमिनल लॉन्डर मनी। इस मॉड्यूल में हम मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एएमएल एनालिस्ट का काम सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता है, आपको क्रिमिनल की तरह सोचना भी पड़ता है। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग करते ही क्यों है? सिंपल आंसर है, इलीगल पैसा तब तक यूजफुल है, यूजलेस है जब तक वो लीगल ना लगे। समझो कि मान लो किसी ने फ्रॉड या करप्शन से बहुत पैसे कमा लिया, अब वो चाहता है घर खरीदना, कार लेना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, अब्रॉड ट्रैवल करना, लग्जरी लाइफ जीना। लेकिन जैसे ही वो ओपनली पैसा यूज करेगा, बैंक क्वेश्चंस पूछेगा, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेट करेगा, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रैक करेगी। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि पैसा है पर सेफली यूज नहीं कर सकता। इसीलिए क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग उन्हें हेल्प करता है ओरिजिनल इलीगल सोर्स छुपाने में, सस्पिशियन अवॉइड करने में, टैक्स से बचाने में एंड लॉ एनफोर्समेंट से बचाने में। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है पावर और कंट्रोल। जब क्रिमिनल सक्सेसफुली पैसा क्लीन कर लेता है तो वो अपना इलीगल बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं और क्राइम्स फंड कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड सिस्टम्स को करप्ट कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ पैसा नहीं है,
ये क्राइम को कंटिन्यू करने का टूल है। एज एन एएमएल प्रोफेशनल याद रखो, अगर लॉन्ड्रिंग रुक गया तो क्राइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एएमएल इतना पावरफुल है। एक मिनी रिकैप देखते हैं कि इलीगल पैसा फ्रीली यूज नहीं हो सकता है। क्रिमिनल्स सेफली और कंफर्ट चाहते हैं। लॉन्ड्रिंग से क्राइम प्रॉफिटेबल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन सोर्सेस ऑफ इलीगल मनी। अब समझते हैं कि इलीगल मनी आता कहां से है। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एएमएल एनालिस्ट को क्राइम पैटर्न्स समझने पड़ते हैं। कुछ कॉमन सोर्सेस है, जैसे पहला फाइनेंशियल फ्रॉड, तो इसमें ऑनलाइन स्कैम से आ सकते हैं, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकंड है करप्शन एंड ब्राइबरी, ब्राइब लेना किसी से, पब्लिक फंड्स मिसयूज करना, इलीगल कमीशन लेना। नेक्स्ट है ड्रग ट्रैफिकिंग, दुनिया के सबसे बड़े इलीगल इनकम सोर्सेस में से एक। नेक्स्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा फंड करना। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, लोगों को इलीगल मूवमेंट। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, इनकम छुपा के टैक्स अवॉइड करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैंक्स क्रिमिनल को डायरेक्टली नहीं पकड़ते, बैंक्स पैसे को पकड़ते हैं। एएमएल का फोकस होता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पे, सस्पिशियन पैटर्न्स पे एंड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ पे। तो जब भी आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखो, हमेशा सोचो इसका पॉसिबल इलीगल सोर्स क्या हो सकता है। ये थिंकिंग ही आपको एएमएल एनालिस्ट बनाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ बैंक को अफेक्ट करती है, ये गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग सबको इफेक्ट करता है, इवन कॉमन लोगों को भी। कैसे? तो इसमें क्राइम बढ़ता है, जैसे कि जब पैसा इजीली क्लीन हो जाता है तो क्राइम प्रॉफिटेबल हो जाता है। सेकंड, इकोनॉमी वीक हो जाती है, ऑनेस्ट बिजनेस सफर करते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स चीप बेच सकते हैं, टैक्स इवेजन अवॉइड कर सकते हैं, इलीगल पैसा यूज करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस, टैक्स इवेजन से पैसा कम पड़ता है स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, पब्लिक वेलफेयर में। नेक्स्ट है रेपुटेशन डैमेज होता है कंट्री लेवल पे, ऐसे कंट्रीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लूज कर रहे हैं, ग्लोबल सैंक्शंस फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, एएमएल इग्नोर करने वाले बैंक्स कोलैप्स भी हो सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट एएमएल को सीरियसली लेती है। तो एज एन एएमएल प्रोफेशनल आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सोसाइटी और इकोनॉमी प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब एक सिंपल रियल लाइफ केस स्टडी देख लेते हैं। मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन फ्रॉड से कमा लिया, तो पहला स्टेप वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकता है, तो वो अमाउंट को छोटा पार्ट्स में तोड़ता है, मल्टीपल अकाउंट्स यूज करता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करता है। स्टेप 2 है मनी मूवमेंट, अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर करता है, बिजनेस यूज करता है एंड कभी कभी इंटरनेशनल ट्रांसफर भी कर सकता है। स्टेप 3 है इन्वेस्टमेंट, कोई जैसे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया या स्टॉक मार्केट। कुछ टाइम बाद वो दिखाता है कि वो जो है बिजनेस प्रॉफिट है या कोई रेंटल इनकम है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। पेपर पे सब लीगल लगता है पर सोर्स इलीगल होता है, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। एज एन एएमएल एनालिस्ट आपका रोल डॉट्स कनेक्ट करना, अनयूजुअल बिहेवियर क्वेश्चंस करना, रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना है। याद रखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ये एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिमिनल्स बैंक को टारगेट क्यों करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिमिनल्स बैंक को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं इजी मनी मूवमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसफर एंड ट्रस्ट एंड लिजिटिमेसी। बैंक से पैसा पास होते ही क्लीन लगने लगता है, इसीलिए क्रिमिनल्स ट्राई करते हैं अकाउंट ओपन करना,
डिजिटल पेमेंट्स यूज करना, वीक कंट्रोल एक्सप्लॉइट करना। इसीलिए बैंक्स के पास होते हैं केवाईसी टीम, एएमएल टीम एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम। बैंक्स ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर बैंक्स फेल हो गए तो रेगुलेटर्स पनिश करते हैं एंड पब्लिक ट्रस्ट चला जाता है। इसीलिए आपका रोल बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं एएमएल प्रोफेशनल्स का रोल। अब बात करते हैं कि आपके रोल की एज अ फ्यूचर एएमएल प्रोफेशनल। एएमएल प्रोफेशनल है जैसे कस्टमर प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शंस एनालाइज करते हैं, अलर्ट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट्स फाइल करते हैं। आपको ट्रेन किया जाता है। जो नॉर्मल लग रहा है उससे भी क्वेश्चन करो, जो परफेक्ट लग रहा है उसे डाउट करो, हिडन रिस्क आइडेंटिफाई करो। आप कस्टमर्स को एक्यूज नहीं करते, आप बिहेवियर एनालाइज करते हो। आपका गोल होता है सस्पिशियन एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना और एस्केलेट करना। इस रोल के लिए चाहिए आपको पेशेंस, अटेंशन टू डिटेल एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसीलिए एएमएल एक स्किल्ड प्रोफेशनल करियर माना जाता है। तो चलिए अगला मॉड्यूल देखते हैं जो कि है स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। इस मॉड्यूल में हम मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। ये एएमएल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एएमएल इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आता है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसीलिए इसे ध्यान से समझो। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टेप नहीं होता है, ये 3 मेन स्टेजेस में होता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये स्टेजेस बताते हैं कि डर्टी मनी कैसे क्लीन बन जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल कपड़े धोने जैसा है। पहले डर्टी क्लोथ्स मशीन में डालते हैं, फिर वॉश और रिंस होता है, एंड में क्लीन क्लोथ्स मिलते हैं। सिमिलरली डर्टी मनी सिस्टम में एंटर होता है, फिर मिक्स और हाइड होता है, एंड में क्लीन दिखने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर ये समझ आ गया तो आप रियल जॉब में पैटर्न्स इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। तो अब एक एक करके सारे स्टेजेस को हम देखते हैं। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है इलीगल पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। इस स्टेज में क्रिमिनल्स के पास कैश होता है जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर होता है। उनका बिगेस्ट चैलेंज होता है इस पैसे को बैंक में कैसे डालें बिना पकड़े जाए। ये स्टेज क्रिमिनल्स के लिए सबसे रिस्की होता है। तो कॉमन प्लेसमेंट्स मेथड्स है जैसे कि फर्स्ट है कैश डिपॉजिट्स, छोटे छोटे डिपॉजिट करना, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करना एंड डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू करना। सेकंड है मनी म्यूल्स का यूज, जैसे कोई फ्रेंड के थ्रू हम करवा रहे हैं, फैमिली के थ्रू एंड एम्प्लॉयज के थ्रू। नेक्स्ट है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना, जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, प्रीपेड कार्ड्स हो गए एंड गिफ्ट कार्ड्स। एंड देन नेक्स्ट है कैश हेवी बिजनेसेस, जैसे रेस्टोरेंट्स, बार, कैश वॉश, सलून्स। क्यों? क्योंकि इनमें कैश ट्रांजैक्शंस नॉर्मल होते हैं। एएमएल एनालिस्ट के लिए रेड फ्लैग्स है फ्रीक्वेंट कैश डिपॉजिट, रिपोर्टिंग लिमिट के जस्ट नीचे डिपॉजिट, एक ही पर्सन के मल्टीपल अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है प्लेसमेंट स्टेज में बैंक्स के पास क्राइम डिटेक्ट करने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। सेकेंड स्टेज है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है पैसे को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू घुमाना ताकि उसका ओरिजिनल सोर्स छुप जाए। इस स्टेज में क्रिमिनल्स का गोल होता है इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करना, मनी ट्रेल तोड़ना, ट्रैकिंग डिफिकल्ट बढ़ाना। इसमें कुछ कॉमन लेयरिंग टेक्निक्स है जैसे मल्टीपल बैंक ट्रांसफर, मतलब अकाउंट टू अकाउंट या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, अलग अलग कंट्रीज में पैसा ट्रांसफर या ऑफशोर अकाउंट्स यूज करना। नेक्स्ट है असेट्स बाय या सेल करना, जैसे शेयर्स हो गए, क्रिप्टो हो गए या प्रॉपर्टी हो गई।
नेक्स्ट है शेल कंपनीज, फेक कंपनीज दिखाना या कोई रियल बिजनेस जिसका नहीं है। लेयरिंग से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पैटर्न्स बनते हैं। एएमएल रेड फ्लैग्स हैं जैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स विदाउट रीजन, सर्कुलर ट्रांजैक्शंस जैसे पैसे घूम के वापस आ रहा है, एंड पैसे का जल्दी जल्दी आना और जाना। इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेयरिंग का मेन पर्पस है कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना। अगर कोई ट्रांजैक्शन अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उसको इग्नोर मत करो। थर्ड स्टेज है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है क्लीन किया हुआ पैसा वापस इकोनॉमी में लीगल इनकम के फॉर्म में लाना। इस स्टेज में पैसा कंप्लीटली क्लीन दिखने लगता है। कॉमन मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि बिजनेस प्रॉफिट हो गया, सैलरी पेमेंट्स, डिविडेंड्स, रेंटल इनकम्स। फॉर एग्जांपल, एक क्रिमिनल इलीगल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बाद में वो पैसा बिजनेस प्रॉफिट के नाम पे निकलता है। पेपर पे टैक्स भी पेड हो सकता है एंड डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन लगते हैं। ये स्टेज डिटेक्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस नॉर्मल लगते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है। एएमएल प्रोफेशनल क्या चेक करते हैं? कस्टमर का प्रोफाइल, सोर्स ऑफ फंड एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पावरफुल क्वेश्चन कि क्या ये इनकम कस्टमर का बैकग्राउंड के हिसाब से लॉजिकल है? अगर आंसर नो है तो ये क्लियर रेड फ्लैग है। नेक्स्ट देखते हैं एंड टू एंड कुछ एग्जांपल्स तीनों स्टेज के मिला के। मान लो किसी ने 2 करोड़ इलीगल एक्टिविटी से कमा लिया, तो प्लेसमेंट में क्या करेगा? वो स्मॉल अमाउंट्स में डिपॉजिट करेगा या मल्टीपल अकाउंट्स यूज करेगा। फिर एज एन लेयरिंग वो अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर करेगा, बिजनेसेस के थ्रू मूवमेंट करेगा एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करेगा। एंड इंटीग्रेशन में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, रेंटल इनकम देगा वो। फाइनल इनकम दिखाने पे सब लीगल लगता है, पर एएमएल एनालिस्ट का काम है पीछे ट्रेस करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना एंड इंटेंट समझना। याद रखो, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन नहीं, पैटर्न्स का गेम है। ये एग्जांपल इंटरव्यूज में बहुत काम आएगा। अब समझते हैं कि ये स्टेजेस आपको करियर के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। एएमएल सिस्टम भी इन्हीं स्टेजेस के बेस पे होते हैं, जैसे कैश मॉनिटरिंग प्लेसमेंट पे होता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग लेयरिंग होता है एंड सोर्स ऑफ वेल्थ चेक इंटीग्रेशन में होता है। अगर आपको ये स्टेजेस क्लियर है तो आप रिस्क जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, इन्वेस्टिगेशन नोट्स बेटर लिखोगे, इंटरव्यूज में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करोगे। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जैसे कि कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा रिस्की है, कौन सा स्टेज डिटेक्ट करना सबसे डिफिकल्ट है, इनका आंसर आप तभी दे पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसीलिए इस मॉड्यूल को रिवाइज करना जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं एएमएल लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में। अब तक हम समझ चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और कैसे होता है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि एएमएल लॉज की जरूरत ही क्यों पड़ती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले के टाइम में बैंक्स का फोकस मेनली होता है डिपॉजिट्स पे, लोन्स पे, प्रॉफिट्स पे, और बहुत कम कंट्रोल होता है कस्टमर कौन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कैसे यूज हो रहा है। क्रिमिनल्स ने ये गैप जल्दी समझ लिया, उन्होंने बैंक्स का मिसयूज स्टार्ट कर दिया, इलीगल पैसा छुपाने के लिए, कोई कंट्रीज के बीच ट्रांसफर्स करने के लिए, या फिर डर्टी मनी को क्लीन दिखाने के लिए। तब गवर्नमेंट को एक बात क्लियर हो गई कि अगर बैंक्स मिसयूज हुए तो क्राइम बहुत फास्ट बढ़ेगा। इसीलिए एएमएल लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। एएमएल लॉज बैंक्स को फोर्स करते हैं कस्टमर्स आइडेंटिफाई करो, सोर्स ऑफ फंड समझो, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करो एंड सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करो। अगर एएमएल लॉज ना हो तो बैंक्स रिस्क इग्नोर करेंगे, क्रिमिनल सिस्टम मिसयूज करेंगे एंड सोसाइटी को इस वजह से नुकसान होगा।
इसीलिए एएमएल लॉस का पर्पस है फिनेंशियल सिस्टम प्रोटेक्ट करना, क्राइम रिड्यूस करना, ट्रस्ट मेंटेन करना एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। याद रखो, आप सिर्फ बैंक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं कि एएमएल लॉज वर्सेस एएमएल रेगुलेशंस। इसमें हम एएमएल रेगुलेशन समझते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लॉज और रेगुलेशंस में। चलिए क्लियर करते हैं। एएमएल लॉज मतलब एएमएल लॉज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है एंड लीगली बाइंडिंग होते हैं, एंड एएमएल रेगुलेटर्स इशू करते हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में लॉ मतलब क्या करना है एंड रेगुलेशन मतलब कैसे करना है। रेगुलेशन बैंक्स को बताते हैं कि कौन से चेक्स करने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से करने हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कैसे रिपोर्ट करनी है। एएमएल रेगुलेशंस कवर करते हैं केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर रिस्क असेसमेंट, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग टाइमलाइंस। बैंक्स अपनी इंटरनल एएमएल पॉलिसीज बताते हैं इन रेगुलेशंस के बेसिस पे। अगर बैंक फॉलो नहीं करता तो रेगुलेटर ऑडिट करेगा, इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे एंड पेनल्टीज लगेंगी। एज एन एएमएल एनालिस्ट आपका डेली काम होता है एएमएल रेगुलेशंस को प्रैक्टिकली फॉलो करना, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ग्लोबल एएमएल फ्रेमवर्क। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम में पैसा सेकंड्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता है। इसीलिए एएमएल तभी इफेक्टिव होगा जब ग्लोबल लेवल पे रूल्स फॉलो हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। FATF जो है वो ग्लोबल एएमएल स्टैंडर्ड बनाता है, रिकमेंडेशंस इशू करता है, कंट्रीज के एएमएल सिस्टम इवेल्युएट करता है। जो कंट्रीज FATF स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती उन पे इंटरनेशनल प्रेशर आता है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ सकती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। दुनिया भर के बैंक्स अपने एएमएल प्रोग्राम्स FATF के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलाइन करते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप इंडिया, UAE, UK या USA में काम करो, एएमएल का फाउंडेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। इसीलिए एएमएल स्किल्स ग्लोबली ट्रांसफरेबल है। अब समझते हैं एएमएल में कौन क्या करता है। गवर्नमेंट जो है वो एएमएल लॉज बनाती है, लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन करती है। रेगुलेटर्स जो है वो एएमएल गाइडलाइंस इशू करते हैं, ऑडिट कंट्रोल करते हैं, कंडक्ट करते हैं, पेनल्टीज इंपोज करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एएमएल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, केवाईसी और मॉनिटरिंग करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं। बैंक्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट करना, रिस्क एस्केलेट करना एंड अथॉरिटीज के साथ कॉपरेट करना। तो एज एन एएमएल एनालिस्ट आप बैंक के अंदर काम करते हो, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक से बाहर तक जाती है। आप नेशनल एएमएल सिस्टम का पार्ट हो। ये अंडरस्टैंडिंग आपके रोल को मीनिंगफुल बनाती है। अब बात करते हैं पेनल्टीज की, जो एएमएल को सीरियस बनाती है। अगर बैंक्स एएमएल लॉस फॉलो नहीं करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी होते हैं। पेनल्टीज के नाम पे बहुत हैवी फाइन्स लगते हैं, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लाइसेंस कैंसलेशन होता है, सीनियर मैनेजमेंट पे क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। बहुत बड़े ग्लोबल बैंक्स ने मिलियंस और बिलियंस के फाइन्स पे किए हैं। कॉमन रीजंस है जैसे कि उनका वीक केवाईसी हुआ है, रेड फ्लैग्स इग्नोर किया गया है, पुअर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग हुआ है एंड एसएआर फाइल नहीं किया है उन्होंने। अब एएमएल प्रोफेशनल के लिए इसका मतलब है कि आपका काम डायरेक्टली बैंक को पेनल्टीज से बचाता है। एक छोटी मिस्टेक भी, इग्नोर्ड अलर्ट, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन या पुअर डॉक्यूमेंटेशन,
सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए एएमएल में जरूरी है अटेंशन टू डिटेल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी अवेयरनेस। अब एक रियल वर्ल्ड चैलेंज डिस्कस करते हैं। बैंक्स क्या चाहती है? बैंक चाहती है ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा प्रॉफिट। एएमएल क्या चाहती है? स्ट्रिक्ट चेक, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड रिस्क रिडक्शन। तो कभी कभी दोनों क्लैश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस चाहता है फास्ट ऑनबोर्डिंग बट एएमएल चाहता है प्रॉपर वेरिफिकेशन। ऐसे केसेस में एएमएल लॉज ऑलवेज प्रायोरिटी लेते हैं। रेगुलेटर्स क्लियरली बोलते हैं कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एज एन एएमएल प्रोफेशनल आपको प्रेशर आ सकता है, अलर्ट्स जल्दी क्लोज करो, रिस्की कस्टमर अप्रूव करो, लेकिन आपका रोल है रेगुलेशंस फॉलो करना, डिसीजन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, कंसर्न्स एस्केलेट करना। स्ट्रॉन्ग एएमएल प्रोफेशनल्स रिस्पेक्ट किए जाते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एंड सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए इस मॉड्यूल को कंक्लूड करते हैं कि इंटरव्यूज क्या देखते हैं। क्या आप समझते हो एएमएल क्यों एग्जिस्ट करती है? क्या आप रेगुलेशंस रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप कंप्लायंस माइंडसेट रखते हो? अगर आपको एएमएल लॉस डीपली समझ आए तो आप बेटर इन्वेस्टिगेशन नोट्स लिखोगे, करेक्ट डिसीजन लोगे एंड करियर फास्ट ग्रो होगा। याद रखो, एएमएल सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जजमेंट का नाम है। इसीलिए ट्रेंड एएमएल प्रोफेशनल्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। अब अगला मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं, एएमएल रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने एएमएल लॉज और रेगुलेशन समझे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये रूल्स बनाता कौन है? कौन इंश्योर करता है कि कंट्रीज और बैंक्स फॉलो करें? यहीं पर एएमएल ऑर्गेनाइजेशन का रोल स्टार्ट होता है। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक बैंक या एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। क्रिमिनल्स पैसा मूव करते हैं बैंक्स के बीच, कंट्रीज के बीच, कॉन्टिनेंट्स के बीच। अगर हर कंट्री अलग रूल्स फॉलो करेगी तो क्रिमिनल्स वीक कंट्रीज का फायदा उठाएगी। इसीलिए जरूरी है कॉमन स्टैंडर्ड्स हो, ग्लोबल कॉपरेशन हो एंड सेंट्रल गाइडेंस हो। एएमएल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करना, गवर्नमेंट्स को गाइड करना, बैंक्स की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करना एंड कंट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। एज एन एएमएल प्रोफेशनल आप डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम नहीं करते, पर आपका डेली काम इन्हीं के रूल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसीलिए इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एएमएल बॉडी की, जो कि है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ग्लोबल लेवल पे एएमएल और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंशियल के स्टैंडर्ड सेट करता है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि FATF जो है वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, वो बैंक्स को डायरेक्टली फाइन नहीं करता है। तो ये करता क्या है? FATF एएमएल रिकमेंडेशंस बनाता है, कंट्रीज के बीच एएमएल सिस्टम इवेल्युएट करता है, हाई रिस्क कंट्रीज आइडेंटिफाई करता है। FATF के 40 रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बेसिक्स पे बनते हैं, जैसे KYC रूल्स, CDD एंड EDD, सैंक्शंस, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, सस्पिशियस रिकॉर्डिंग। जो कंट्रीज FATF स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ सकती है। इनका इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है एंड रेपुटेशन डैमेज होती है। बैंक्स अपनी एएमएल फ्रेमवर्क FATF के हिसाब से डिजाइन करते हैं। मतलब जब आप KYC या मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली FATF फॉलो कर रहे हो। इसीलिए FATF का एएमएल का बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
फैट का टैक्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फैट का एक यूएस लॉ है जो टैक्स इवेजन रोकने के लिए बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। पहले क्या होता था कि यूएस सिटीजन्स अपना पैसा फॉरेन अकाउंट्स में छुपा लेते थे, टैक्स अवॉइड करते थे। तो अब एफएटीसीए फैट का जो है फॉरेन बैंक्स को फोर्स करती है कि यूएस के कस्टमर्स का आइडेंटिफाई करो, उनके अकाउंट्स डिटेल्स रिपोर्ट करो। रियल एएमएल या केवाईसी वर्क में फैटका का इम्पैक्ट बहुत है, जैसे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म्स में होता है एंड टैक्स रेसिडेंसी चेक्स में होता है। एज एन एएमएल एनालिस्ट आप यूएस पर्सन्स आइडेंटिफाई करोगे, फैट का डिक्लेरेशन वेरीफाई करोगे एंड मिसिंग इन्फो को फ्लैग करोगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टैक्स कंप्लायंस और एएमएल क्लोजली लिंक्ड है। इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि व्हाट इज फैट का, अब आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओफेक, ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल। ओफेक सैंक्शंस इन्फोर्स करता है। सैंक्शंस का मतलब जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, किस पे लगा सकते हैं, इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे, कंट्रीज पे। सैंक्शन का पर्पस है टेररिज्म रोकना, इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना एंड पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना। ओफेक पब्लिश करता है सैंक्शन लिस्ट को एंड रेस्ट्रिक्टेड पार्टी लिस्ट को। बैंक्स को इंश्योर करना होता है कि सैंक्शंस एंटिटीज के साथ बिजनेस ना हो एंड जरूरत पड़े तो फंड्स फ्रीज करे। रियल एएमएल वर्क देखते हैं जैसे कस्टमर नेम स्क्रीनिंग, ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग, फॉल्स पॉजिटिव क्लियर करना। अगर ओफेक कंप्लाई नहीं किया तो ह्यूज फाइन्स लगते हैं, रेपुटेशन डैमेज होता है, इसीलिए सैंक्शन स्क्रीनिंग एएमएल का क्रिटिकल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। हर कंट्री का अपना एफआईयू होता है। एफआईयू का मेन काम है सस्पिशियस रिपोर्ट्स रिसीव करना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालाइज करना, लॉ एनफोर्समेंट के साथ शेयर करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक्स डायरेक्ट क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं करता, बैंक क्या करता है, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, सार या एसटीआर फाइल करते हैं, एफआईयू को भेजते हैं। एफआईयू क्या करता है, वो पैटर्न्स एनालाइज करता है, मल्टीपल रिपोर्ट्स कनेक्ट करता है एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करता है। एज एन एएमएल एनालिस्ट आपका काम सार फाइल करना होता है, उसके बाद एफआईयू हैंडल करता है। एफआईयू जो है वो है ब्रिज बिटवीन बैंक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, इसीलिए सार क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करते हैं। जब आप काम करते हो केवाईसी, कस्टमर रिस्क असेसमेंट, पेप स्क्रीनिंग, सैंक्शन स्क्रीनिंग, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, तब आप एक्चुअली एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, फैट का कंप्लाई कर रहे हो, ओफेक वायलेशंस अवॉइड कर रहे हो, एफआईयू को सपोर्ट कर रहे हो। आप डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, पर आपका काम ग्लोबल एएमएल सिस्टम का पार्ट है। ये समझने से आपका काम मीनिंगफुल बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो जाता है। चलिए इस मॉड्यूल को इंटरव्यू एंगल से क्लोज करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, जैसे एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ वर्सेस फैटका का डिफरेंस, ओफेक क्या करता है, सार के बाद क्या होता है। अगर आप आंसर करते हो क्लियरली, रियल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड लॉजिकल फ्लो में, तो आप इमीडिएटली स्टैंड आउट करते हो। फाइनल माइंडसेट, एएमएल रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सिस्टम समझने का सब्जेक्ट है और ये मॉड्यूल आपको वो सिस्टम समझा देता है।
तो चलिए अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब तक हमने मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल लॉज और ग्लोबल एएमएल बॉडीज समझ ली है। अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और डेली यूज कॉन्सेप्ट पे, जो कि है केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। सिंपल लैंग्वेज में केवाईसी का मतलब है कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और समझना कि वो एक्चुअल कौन है। चलिए इसको क्लियरली समझते हैं। जब भी कोई बैंक या फिनटेक सर्विस देता है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड देना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट अलाउ करना, तब वो पैसे हैंडल कर रहा होता है। और जहां पैसा है वहां रिस्क भी है। इसीलिए सर्विस देने से पहले इंस्टीट्यूशन को ये जान लेना जरूरी है कि ये इंसान कौन है, क्या ये रियल है, कहाँ रहता है, क्या करता है। इन सब सवालों का आंसर देने का प्रोसेस ही केवाईसी है। अगर केवाईसी ना हो तो फेक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, क्रिमिनल्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्रॉड या लॉन्ड्रिंग इजी हो जाता है। इसीलिए केवाईसी ऑप्शनल नहीं है, ये लीगली मैंडेटरी है। इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि केवाईसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम। अगर केवाईसी वीक है तो एएमएल कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं अब कि केवाईसी का पर्पस क्या है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेना नहीं है। केवाईसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसमें हम कस्टमर्स जेन्यून है क्या नहीं ये चेक करते हैं, किसी और का इम्पर्सनेशन तो नहीं है ये चेक करते हैं। सेकेंड है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क कस्टमर्स ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड है फ्रॉड एंड क्राइम प्रिवेंशन, जैसे उसका आइडेंटिटी फ्रॉड, म्यूल अकाउंट्स, टेररिज्म फाइनेंसिंग आता है ये सब इसमें। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। एएमएल लॉस फॉलो करता है क्या, पेनल्टीज अवॉइड करना एंड रेगुलेटर सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग सपोर्ट। कस्टमर प्रोफाइल के अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस कंपेयर करना, अनयूजुअल बिहेवियर डिटेक्ट करना। इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि केवाईसी जो है वो सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। तो एज एन केवाईसी एनालिस्ट आपका काम है ये सोचना कि क्या ये कस्टमर लॉजिकली मेक सेंस करता है। ये क्वेश्चन ही एक स्ट्रॉन्ग एमएल के एनालिस्ट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब एक बेसिक क्वेश्चन कि केवाईसी किस किस को रिक्वायर्ड है। आंसर है कि जो भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विस यूज करता है। जैसे कस्टमर हो गया, कस्टमर्स में कौन आ सकते हैं, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट, एनजीओस। देन इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस में आते हैं बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, क्रिप्टो एक्सचेंज। देन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा। तो इवन स्मॉल वॉलेट्स भी मिनिमम केवाईसी रिक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स हमेशा वीक एंट्री पॉइंट्स ढूंढते हैं। इसीलिए रूल्स इंश्योर करते हैं एनोनिमस एक्सेस ना हो, अनचेक्ड मनी फ्लो ना हो। एज ए केवाईसी एनालिस्ट हर कस्टमर को सीरियस लो, चाहे अमाउंट छोटा हो। अब देखते हैं केवाईसी इन द कस्टमर लाइफ साइकिल। बहुत लोग सोचते हैं केवाईसी सिर्फ एक बार होता है, जो कि ये बहुत गलत है। केवाईसी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्टेज 1 है ऑनबोर्डिंग होता है। ऑनबोर्डिंग में आइडेंटिटी वेरीफाई होता है, एड्रेस वेरीफाई होता है, बेसिक प्रोफाइल क्रिएट होता है। स्टेज 2 में पीरियोडिक रिव्यू होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं, रिस्क लेवल रीचेक होता है, एक्टिविटी कंफर्म होती है। स्टेज 3 है इवेंट बेस्ड केवाईसी। जब एड्रेस चेंज हो, जॉब चेंज हो, ट्रांजैक्शन चेंज हो, रिस्क इंक्रीज हो। इंपॉर्टेंट देखते हैं बात कि केवाईसी स्टार्ट में होता है, रिलेशनशिप के दौरान कंटिन्यू भी होते रहता है। इंटरव्यू आंसर दे सकते हैं हम कि केवाईसी इज नॉट वन टाइम, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये आंसर मैच्योरिटी दिखाता है। अब रियल वर्ल्ड चैलेंज समझते हैं। कस्टमर बोलता है कि इतने डॉक्यूमेंट्स क्यों,
इतना टाइम क्यों लग रहा है? दूसरे एप्स फास्ट है। बिजनेस चाहता है फास्ट ऑनबोर्डिंग, कम चेक्स होना एंड ज्यादा ग्रोथ। रेगुलेटर्स चाहते हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कस्टमर कन्वीनियंस वर्सेस कंप्लायंस का। तो एज एन केवाईसी एनालिस्ट आपको प्रेशर आ सकता है कि जल्दी अप्रूव करो, स्मॉल गैप्स इग्नोर करो, लेकिन आपका रोल रूल्स फॉलो करो, कंप्लीटनेस इंश्योर करो एंड डिसीजन डॉक्यूमेंट रखो। इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज का गलत अप्रूवल कल का बड़ा रिस्क बन सकता है। स्ट्रॉन्ग केवाईसी प्रोटेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन को, एनालिस्ट को, कस्टमर को एंड सिस्टम। अब बात करते हैं आपके रोल की। केवाईसी एनालिस्ट, इसमें केवाईसी एनालिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करता है, कंसिस्टेंसी चेक करता है, रिस्क असेस करता है। आपको ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि नेम मैच हो रहा है क्या, एड्रेस जेन्युइन लग रहा है क्या, ऑक्यूपेशन इनकम जस्टिफाई करता है क्या, डॉक्यूमेंट्स वैलिड है क्या। आप क्राइम अज्यूम नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हो। माइंडसेट होना चाहिए ट्रस्ट बट वेरीफाई। गुड एनालिस्ट रश नहीं करते हैं, अजम्पशन नहीं बनाते, रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करते। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एवरेज और एक्सपर्ट में। चलिए इस मॉड्यूल को कंक्लूड करते हैं। अगर केवाईसी स्ट्रांग है, मॉनिटरिंग इफेक्टिव होती है, रिस्क असेसमेंट एक्यूरेट होती है, अलर्ट्स मीनिंगफुल होते हैं। एंड अगर केवाईसी वीक है तो फॉल्स अलर्ट्स बढ़ते हैं, रियल रिस्क मिसयूज होते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन फेल होता है। रेगुलेटर्स के गोल्डन रूल, स्ट्रॉन्ग एएमएल स्टार्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग केवाईसी। अगर आपने केवाईसी मास्टर कर लिया तो एएमएल इजी हो जाएगा, जॉब परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा एंड इंटरव्यूज क्लियर होंगे। फाइनल लाइन देखते हैं, केवाईसी एंट्री लेवल का काम नहीं है, ये फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 6 कंप्लीट होता है। अब मॉड्यूल स्टार्ट देखते हैं जो कि है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के ऊपर। अब हम आते हैं केवाईसी के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पार्ट पर। सिप फुल फॉर्म है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। सिप का मतलब होता है कस्टमर की आइडेंटिटी कलेक्ट करना और वेरीफाई करना। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। जब कस्टमर अकाउंट ओपन करना चाहता है, बैंक को दो चीजें कंफर्म करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कस्टमर कौन है, एंड वेरिफिकेशन कि क्या वो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, आइडेंटिफिकेशन मतलब हु इज द कस्टमर, वेरिफिकेशन मतलब इज इट ट्रू। सिप लीगली मैंडेटरी है, अगर सिप फेल हो गया तो फेक कस्टमर सिस्टम में आ जाएंगे, म्यूल अकाउंट्स बनेंगे एंड मनी लॉन्ड्रिंग इजी हो जाएगा। तो एज एन एएमएल एनालिस्ट सिप इज योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन इंटरव्यूज के लिए हम बोल सकते हैं कि इफ सिप फेल्स एवरीथिंग फेल्स। आप समझते हैं कि सिप में एग्जैक्टली क्या डेटा कलेक्ट होता है। ये रैंडम नहीं होता है, प्री डिफाइंड होता है। अगर इंडिविजुअल कस्टमर हो तो उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये हमें डिटेल्स लगेंगी इंडिविजुअली। अब नॉन इंडिविजुअल कस्टमर के लिए देखेंगे, जैसे कंपनी नेम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बिजनेस डिटेल, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप स्ट्रक्चर, ऑथोराइज सिग्नेटरीज। ये सब क्यों कलेक्ट होता है? ताकि कस्टमर प्रोफाइल बन सके, रिस्क असेस हो सके, फ्यूचर ट्रांजैक्शन कंपेयर किया जा सके। एज एन एनालिस्ट आपको ये चेक करना है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्या, लॉजिकल है क्या, कंसिस्टेंट है क्या। एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इनकम है, तो ये क्लियर रेड फ्लैग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट माइंडसेट, सिप इज नॉट डेटा एंट्री, इट इज कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं वेरिफिकेशन पर। यहाँ रियल एनालिस्ट स्टार्ट होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब कस्टमर को के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं। यूजुअली इट इंक्लूड्स
गवर्नमेंट आईडी, फोटोग्राफ, नेम मैचिंग। एनालिस्ट को क्या चेक करना है कि नेम एग्जैक्ट मैच है क्या, स्पेलिंग डिफरेंस जस्टिफाइड है, या फोटो मैच हो रहा है क्या। रेड फ्लैग्स इसमें हो सकते हैं जैसे कि फेक आईडी है हमारे पास, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ब्लर्ड इमेजेस है। इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं कि कभी अज्यूम मत करो कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। क्रिमिनल्स यूज करते हैं फॉग्ड आईडी, स्टोलन आइडेंटिटी एंड एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। आपका रोल यहाँ पे आता है कि सारी चीजों को वेरीफाई करो केयरफुली, डाउट हो तो एस्केलेट करो, ऑब्जर्वेशन नोट रखो। इवन स्मॉल मिसमैच भी बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स आ जाता है। अब बात करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन की, जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। एड्रेस बताता है कस्टमर एक्चुअली कहाँ रहता है या ऑपरेट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे क्रिमिनल्स अपनी लोकेशन हाइड करते हैं, शेल एड्रेसेस यूज होते हैं, हाई रिस्क कस्टमर कंट्रीज मैटर करते हैं। एड्रेस हमें हेल्प करता है कंट्री रिस्क समझने में, ज्यूरिसडिक्शन चेक करने में एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में। एनालिस्ट को चेक करना होता है कि एड्रेस कंप्लीट है क्या, पिन कोड वैलिड है क्या, सिटी प्लस कंट्री मैच कर रही है क्या, डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट है क्या। इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जैसे कि मल्टीपल कस्टमर्स है लेकिन सेम एड्रेस है, वेग एड्रेस है मतलब कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है, हाई रिस्क कंट्री हो सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं कि अनक्लियर एड्रेस इज इक्वल्स टू अनक्लियर अकाउंटेबिलिटी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क अंडरस्टैंडिंग। इंडिविजुअल कस्टमर का देखते हैं, इसमें सिंगल पर्सन आते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड वेरी इजी वेरिफिकेशन होता है। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर जैसे कि कंपनीज, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एनजीओज, ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि ओनरशिप्स हिडन हो सकती है, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, शेल कंपनीज एग्जिस्ट करती है। तो एनालिस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, बेनिफिशियल ओनर्स एंड ऑथराइज सिग्नेटरीज को। इंपॉर्टेंट इनसाइट देख लेते हैं ये लेक्चर का। इंडिविजुअल केवाईसी, तो इसमें एक्यूरेसी, पूरा एक्यूरेसी की टेस्ट होती है, एंड अगर नॉन इंडिविजुअल के केवाईसी हो रहा है तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल टेस्ट होती है। इंटरव्यू में हम इसका आंसर दे सकते हैं जैसे कि नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स आर हायर रिस्क ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रियल मिस्टेक्स और रेड फ्लैग्स। कॉमन रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, मिसमैच डॉक्यूमेंट्स है, अनक्लियर बिजनेस पर्पस है। कॉमन एनालिस्ट जो है वो मिस्टेक्स करते हैं जैसे जल्दी अप्रूव कर देना, स्मॉल मिसमैच इग्नोर कर देना, बिजनेस प्रेशर में आ जाना। इंपॉर्टेंट रूल याद रखते हैं कि अगर स्मॉल केवाईसी गैप है तो वो बिग एएमएल रिस्क बन सकता है। ऑलवेज ऑब्जर्वेशन नोट रखो, एस्केलेट करो, एसओपी फॉलो करो। स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट प्रोसेस फॉलो करता है, इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करता है एंड खुद को भी प्रोटेक्ट करता है, वो कभी रश में नहीं होता है। चलिए मॉड्यूल कंक्लूड करते हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जैसे कि व्हाट इज सिप, आइडेंटिफिकेशन वर्सेस वेरिफिकेशन, व्हाई इज सिप इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सप्लेन करते हो लॉजिकली, एग्जांपल्स के साथ एंड एनालिस्ट थिंकिंग के साथ, तो यू स्टैंड आउट इमीडिएटली। रियल जॉब्स में सिप क्वालिटी रिस्क लेवल डिसाइड करते हैं, सिप एक्यूरेसी अलर्ट्स क्वालिटी डिसाइड करती है एंड सिप स्ट्रेंथ एएमएल सक्सेस डिसाइड करता है। एक फाइनल पावरफुल लाइन देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एएमएल बिगिंस विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। और इसी के साथ हम हमारा मॉड्यूल 7 कंप्लीट करते हैं। अब मॉड्यूल 8 स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस पे। अब तक हमने केवाईसी और सिप समझ लिया, अब हम समझते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कस्टमर को समझने के लिए रीजनेबल एफर्ट्स करना। सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर कौन है, क्या करता है, कितना रिस्की है, क्या लॉजिकल मेक सेंस करता है क्या। इंपॉर्टेंट बात,
सब कस्टमर सेम नहीं होते हैं, कुछ लो रिस्क सिंपल ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ हाई रिस्क कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए बैंक सेम लेवल का केवाईसी सब पे अप्लाई नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिस्क बेस्ड अप्रोच। ड्यू डिलिजेंस हेल्प करता है करेक्ट लेवल के चेक अप्लाई करने में, अननेसेसरी चेक्स अवॉइड करना एंड हाई रिस्क कस्टमर पर फोकस करना। एज एन एनालिस्ट ये कॉन्सेप्ट आपके डेली काम का कोर है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, सब कस्टमर पर सेम केवाईसी क्यों नहीं? आंसर है रिस्क सबका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीड एम्प्लॉय, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, फॉरेन कंपनी या कैश हैवी बिजनेस, सबका रिस्क डिफरेंट है। अगर सब पर स्ट्रिक्ट चेक लगाए तो ऑनबोर्डिंग स्लो हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा। अगर सब पर लाइट चेक लगाए तो क्रिमिनल सिस्टम में आ जाएंगे। इसीलिए बैंक्स बैलेंस करते हैं रिस्क वर्सेस कंट्रोल को। ये बैलेंस अचीव होता है एसडीडी, सीडीडी, ईडीडी में। इंटरव्यू इनसाइट देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट करता है, मेमोरी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एसडीडी से। एसडीडी मतलब सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस। ये अप्लाई होता है लो रिस्क कस्टमर्स पे। लो रिस्क कस्टमर जैसे कि उनका सिंपल इनकम है, ट्रांसपेरेंट प्रोफाइल है, डोमेस्टिक प्रेजेंस है एंड क्लीन हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीड एम्प्लॉय, पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टूडेंट। एसडीडी में फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिक वेरिफिकेशन होता है एंड लाइट मॉनिटरिंग होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि लो रिस्क इज नॉट इक्वल्स टू नो रिस्क। एनालिस्ट का रोल जो है वो जस्टिफाई करो कि एसडीडी क्यों अप्लाई किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। एसडीडी का मतलब है प्रपोर्शनल चेक एंड नॉट केयरलेस चेक। अब आते हैं मोस्ट कॉमन टाइप पर, सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। मोस्ट कस्टमर्स यहाँ आते हैं। सीडीडी में कलेक्ट होता है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ऑक्यूपेशन, इनकम सोर्स, बेसिक रिस्क असेसमेंट। सीडीडी आंसर करते हैं प्रोफाइल लॉजिकल है क्या, इनकम जस्टिफाई होता है क्या, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी रीजनेबल है क्या। एनालिस्ट का रोल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करो एंड रिस्क असाइन करो। इंपॉर्टेंट है कुछ जैसे सीडीडी क्वालिटी इंपैक्ट करती है, मॉनिटरिंग अलर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लायंस ऑडिट्स। गोल्डन लाइन देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग सीडीडी इट मींस स्ट्रॉन्ग एएमएल फाउंडेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल ईडीडी, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, अप्लाई होता है हाई रिस्क कस्टमर्स पर। हाई रिस्क एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे पेप हो गए, फॉरेन कस्टमर्स, कैश इंटेंसिव बिजनेस, कॉम्प्लेक्स कंपनीज, हाई रिस्क कंट्रीज। ईडीडी में क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डीपर बैकग्राउंड चेक होता है, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ एंड सीनियर अप्रूवल लगता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देखते हैं कि ईडीडी हरेसमेंट नहीं है, ये एक रिस्क कंट्रोल है। एनालिस्ट माइंडसेट होना चाहिए कि डीप एनालिसिस हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन हो। ईडीडी मिस्टेक्स हो सकती है जैसे हैवी पेनल्टीज या फिर रेपुटेशनल डैमेज। इसीलिए ईडीडी केसेस स्लो होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। अब प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग समझते हैं। कैसे डिसीजन होता है कि कौन सा केवाईसी अप्लाई होगा, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। कुछ फैक्टर्स देखते हैं जैसे कस्टमर टाइप, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट यूज एंड ट्रांजैक्शन बिहेवियर। मैपिंग कैसे करते हैं कि अगर लो रिस्क है तो एसडीडी होगा, मीडियम रिस्क है तो सीडीडी होगा, हाई रिस्क है तो ईडीडी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर डिसीजन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। रैंडम असाइनमेंट अलाउड नहीं है। इंटरव्यू आंसर दे सकते हैं कि ईडीडी डिसाइड करते वक्त एक्सप्लेन करो रिस्क फैक्टर, प्रोफाइल, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन। ये आपको स्टैंड आउट बनाता है।
अब रियल वर्ल्ड मिस्टेक्स देखते हैं। एसडीडी विदाउट जस्टिफिकेशन, ईडीडी अवॉइड करना जैसे टाइम बेचने के लिए, कॉपी पेस्ट रिस्क असेसमेंट, बिहेवियर चेंजेस इग्नोर करना। इंपॉर्टेंट रूल है कि ड्यू डिलिजेंस इज अबाउट एक्यूरेसी एंड नॉट स्पीड। गुड एनालिस्ट इंडिपेंडेंटली सोचता है, क्लियरली डॉक्यूमेंट करता है, डाउट हो तो एस्केलेट करता है। चलिए मॉड्यूल कंक्लूड करते हैं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि सीडीडी वर्सेस सीडीडी डिफरेंस, ईडीडी कब अप्लाई होता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच क्यों यूज होता है। अगर आप आंसर देते हो लॉजिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ एंड रिस्क थिंकिंग के साथ, तो यू स्टैंड आउट इमीडिएटली। रियल जॉब इनसाइट, growth is equals to EDD handling and senior roles equals to high risk review. फाइनल पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि रिस्क समझना मतलब ही एएमएल समझना होता है। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस मास्टर कर लिया तो यू आर रेडी फॉर सीरियस एएमएल रोल्स। और इसी के साथ हम मॉड्यूल 8 कंप्लीट करते हैं। अब मॉड्यूल 9 स्टार्ट करते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच इन एएमएल। तो स्टार्ट करते हैं आरबीए। आरबीए का मतलब है हर कस्टमर को सेम ट्रीट नहीं करना, रिस्क के बेसिस पे कंट्रोल्स अप्लाई करना। रियलिटी है मिलियंस मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, सब पर सेम लेवल का चेक लगाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बैंक सोचते हैं कि कौन ज्यादा रिस्की है, कहाँ रिस्क ज्यादा है, किस एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आरबीए हेल्प करता है हाई रिस्क पर फोकस करना, लो रिस्क पर अननेसेसरी चेक्स अवॉइड करना एंड रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीए ग्लोबली फॉलो होता है रेगुलेटर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। आरबीए इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ थिंकिंग साइकिल। अगर आप आरबीए समझ गए तो डिसीजन बेटर होंगे, जॉब परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा एंड करियर फास्ट ग्रो होगा। अब समझते हैं रिस्क का एक्चुअल मीनिंग। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज फॉर फाइनेंशियल क्राइम। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि कस्टमर क्रिमिनल है या इलीगल एक्टिविटी कंफर्म्ड है। रिस्क का मतलब होता है कि चांस ज्यादा है मिसयूज का। एएमएल का रूल है कि वी असेस रिस्क एंड नॉट गिल्ट। रिस्क डिसाइड करता है केवाईसी लेवल, ड्यू डिलिजेंस टाइप एंड मॉनिटरिंग इंटेंसिटी। इम्पोर्टेंट माइंडसेट देखते हैं कि हाई रिस्क इज नॉट इक्वल्स टू रिजेक्ट कस्टमर। हाई रिस्क मतलब मोर कंट्रोल लेना होता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क पे, कस्टमर रिस्क। कस्टमर रिस्क डिपेंड करता है कस्टमर टाइप, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड पास्ट बिहेवियर। लो रिस्क एग्जांपल है जैसे सैलरीड एम्प्लॉय, स्टूडेंट या पेंशनर। हाई रिस्क एग्जांपल है जैसे पेप, कैश बिजनेस, नॉन रेसिडेंट एंड कॉम्प्लेक्स कंपनीज। एनालिटिकल थिंकिंग होता है जैसे प्रोफाइल लॉजिकल है क्या, इनकम जस्टिफाइड हो रहा है क्या, ओनरशिप क्लियर है क्या। कस्टमर रिस्क चेक होता है ऑनबोर्डिंग में, पीरियोडिक रिव्यू में एंड इवेंट बेस्ड रिव्यू में। गोल्डन लाइन देखते हैं कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंपनी यू कांट अंडरस्टैंड द रिस्क। अब बात करते हैं कंट्री रिस्क की। कंट्री रिस्क मतलब कस्टमर या ट्रांजैक्शन का लिंक किस कंट्री से है। हाई रिस्क कंट्रीज क्यों होते हैं, इसमें वीक एमएल लॉज के वजह से, हाई करप्शंस, टेररिज्म रिस्क या सैंक्शंस। एनालिस्ट को क्या देखना होता है कि नेशनैलिटी, रेसिडेंस एंड ट्रांजैक्शन डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई लो सैलरीड पर्सन है तो वो लो रिस्क में जाएगा एंड इफ हाई रिस्क कंट्री लिंक है तो वो हाई रिस्क में आएगा। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देख लेते हैं कि अगर कोई भी कंट्री
रिस्की है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। ये रेगुलेटरी रिस्क है, पर्सन नहीं। एएमएल टीम्स ट्रैक करते हैं हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन, सैंक्शन कंट्रीज एंड रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स। अब समझते हैं प्रोडक्ट रिस्क। सब प्रोडक्ट सेम रिस्क नहीं लेते हैं। लो रिस्क मतलब सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट। हाई रिस्क मतलब वायर ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, प्रीपेड कास्ट एंड क्रिप्टो। तो ये रिस्की क्यों है? क्योंकि फास्ट मूवमेंट होता है, एनोनिमिटी होती है एंड ग्लोबल फ्लो होता है। एनालिस्ट को समझना है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मिसयूज कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिंपल अकाउंट मतलब लो रिस्क है, एंड बट फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहा है तो वो रिस्क उसका इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क इंक्रीजेस व्हेन मनी मूव्स फास्ट एंड फार। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल रिस्क पे, ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क मतलब कस्टमर का एक्चुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, सडन हाई ट्रांजैक्शंस, प्रोफाइल मिसमैच, फ्रीक्वेंट कैश डिपॉजिट, सर्कुलर मूवमेंट। एनालिस्ट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड है क्या, प्रोफाइल मैच करता है क्या, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है क्या, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। और ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग सिस्टम से, अलर्ट से, इन्वेस्टिगेशन से। पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि कस्टमर प्रोफाइल लिए कर सकता है, कस्टमर प्रोफाइल लाई कर सकता है, बट बिहेवियर रायरली लाई करता है, इसीलिए मॉनिटरिंग क्रिटिकल है। अब सब रिस्क कंबाइन करते हैं। एएमएल एक फैक्टर नहीं है देखता, कॉम्बिनेशन देखता है। कस्टमर रिस्क, कंट्री रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क। फाइनल आउटपुट में होना चाहिए लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। ये डिसाइड करता है एसडीडी, सीडीडी, ईडीडी, रिव्यू फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरिंग लेवल। एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लॉजिकल असेसमेंट, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए। रिस्क होने चाहिए एक्सप्लेनेबल, डिफेंडेबल एंड रेगुलेटर रेडी। नेवर असाइन रिस्क कैजुअली। अब मिस्टेक्स देखते हैं जो बिगिनर्स करते हैं, कि वो रिस्क को फिक्स्ड समझना, कॉपी पेस्ट जस्टिफिकेशन, ट्रांजैक्शन इग्नोर कर देना, कंट्री रिस्क अंडर एस्टिमेट करना एंड हाई रिस्क अवॉइड करना। इंपॉर्टेंट है कि रिस्क इज डायनेमिक, वो चेंज होते रहता है। गुड एनालिस्ट रेगुलरली रिव्यू करता है, अजम्पशंस क्वेश्चंस करता है, अपडेट्स करता है। सेल्फ चेक हम कर सकते हैं कि क्या मैं इस डिसीजन को ऑडिटर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर हाँ तो करेक्ट ट्रैक पे हो आप। चलिए कंक्लूड करते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे व्हाट इज आरबीआई, आरबीए, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड हाउ टू असेस कस्टमर रिस्क। बेस्ट आंसर्स लॉजिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ दे सकते हो। फाइनल पावरफुल एक लाइन देख लेते हैं कि एमएल इज नॉट अबाउट चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क। अब आप आरबीए मास्टर कर लेते हो, यू बिकम अ रियल एमएल एनालिस्ट। और इसी के साथ हम हमारा मॉड्यूल 9 एंड करते हैं। मॉड्यूल 10 स्टार्ट करते हैं, जो कि है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पे। अब हम आते हैं एएमएल का सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स में से एक पर, पेप, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। पेप का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल जो करंटली या प्रीवियसली किसी हाई लेवल पब्लिक पोजीशन में रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, एमपीज, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जजेस, पीएसयू या स्टेट ओन्ड कंपनी हेड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेप होना इसका ये मतलब नहीं कि क्रिमिनल होना नहीं है। पेप हाई रिस्क क्यों होते हैं? क्योंकि पब्लिक फंड्स का एक्सेस मिल जाता है इन्हें, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ब्राइबरी या करप्शंस का एक्सपोजर मिल जाता है। एएमएल माइंडसेट देख लेते हैं कि वी डोंट एक्यूज, वी असेस रिस्क। पावरफुल लाइन है कि पेप आर हाई रिस्क बिकॉज ऑफ पोजिशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ प्रूवन रॉन्ग डूइंग।
चलिए और डीपली समझते हैं। पेप्स के पास होता है गवर्नमेंट बजट कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव करने की पावर, लाइसेंस इशू करने का अथॉरिटी। तो ये क्रिएट करता है रिस्क, जैसे ब्राइबरी, करप्शन, मिसयूज ऑफ फंड्स। रियल वर्ल्ड इनसाइट देखते हैं कि कई ग्लोबल स्कैंडल्स में पेप इन्वॉल्व रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, सब पेप्स करप्ट नहीं होते, बट रिस्क एक्सपोजर हाई होता है। एएमएल का अप्रोच रिजेक्ट नहीं करना, जबकि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करना होता है। इंटरव्यू में आप ये एक लाइन बोल सकते हो कि हायर पोजीशन इट मींस हायर रिस्क एक्सपोजर एंड नॉट गिल्ट। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ पेप। चलिए टाइप्स देख लेते हैं कि जैसे पहला है डोमेस्टिक पेप, अपने कंट्री में पोजीशन, जैसे इंडियन एमपी इन इंडिया, तो ये डोमेस्टिक पेप में आ जाता है। फॉरेन पेप मतलब दूसरे कंट्री का पेप, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन मिनिस्टर ओपनिंग अकाउंट इन इंडिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पेप, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि फॉरेन पेप इट मींस जनरली वो हायर रिस्क में हम लोग उसे कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वेरिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड जस्ट ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज होते हैं। तो एनालिस्ट को आइडेंटिफाई करना है पेप टाइप, कंट्री, रिस्क लेवल। ये डिसाइड करता है ईडीडी लेवल, मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली मिस्ड कॉन्सेप्ट पर। एएमएल सिर्फ पेप पर अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई होता है फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज एसोसिएट्स पे। क्यों? करप्शन मनी ऑफन मूव होता है रिलेटिव्स के थ्रू एंड एसोसिएट्स के थ्रू। फैमिली जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एंड एसोसिएट्स में आ जाते हैं बिजनेस पार्टनर्स, एडवाइजर्स एंड ट्रस्टेड पीपल। एनालिस्ट का रोल रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना होता है एंड इनडायरेक्टली रिस्क समझना होता है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो सकती है, जैसे पेप को डिटेक्ट करना बट रिलेटिव्स को इग्नोर कर देना। पावरफुल लाइन बोल सकते हैं हम कि रिस्क रेयरली स्टेज विद द पेप, इट स्प्रेड्स थ्रू कनेक्शंस। अब प्रैक्टिकल पार्ट रियल जॉब वर्ल्ड के हिसाब से, बैंक्स यूज करते हैं पेप डेटाबेसेस, स्क्रीनिंग टूल्स, पब्लिक सोर्सेस। एंड प्रोसेस क्या होता है कि हम नेम स्क्रीनिंग करते हैं, मैच डिटेक्शन देखते हैं, एनालिस्ट रिव्यू देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ट्रू मैच, ट्रू मैच मतलब कि वो एक्चुअल पेप है, एंड सेकंड फॉल्स पॉजिटिव मतलब सिर्फ नेम मैच है। एनालिस्ट माइंडसेट ये होता है कि ब्लाइंडली मार्क कर देना, ब्लाइंडली मार्क पेप मत करो, ब्लाइंडली क्लियर भी मत करो, चेक करो नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो पेनल्टीज लग सकती है या फिर ऑडिट इश्यूज आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ईडीडी फॉर पेप। एक रूल है कि पेप मतलब ही ईडीडी, पेप हर पेप को हम लोग एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस कंसिडर करते हैं, वो एक मैंडेटरी है। ईडीडी में क्या होता है कि सोर्स ऑफ वेल्थ चेक होता है, सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई होते हैं, बैकग्राउंड चेक होता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होती है एंड सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल लगता है। एनालिस्ट को समझना है कि पैसे कैसे अर्न हुआ, इनकम जस्टिफाई होती है या नहीं, एक्टिविटी लॉजिकल है या नहीं। इंपॉर्टेंट है कि ईडीडी मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग बट नॉट येट एक्स्ट्रा पेपर वर्क। एक गोल्डन लाइन बोल सकते हैं कि ईडीडी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द मनी। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट पे। कॉमन रेड फ्लैग्स हैं जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, सैलरी से मिसमैच ट्रांजैक्शंस, शेल कंपनीज यूज करना, फॉरेन अकाउंट्स विदाउट रीजन,
एंड हैवी कैश यूसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड फ्लैग्स इट डजंट मीन कि वो क्राइम ही है। रेड फ्लैग्स मतलब सस्पिशियन है। एनालिस्ट अप्रोच होता कर सकते हैं कि जैसे इग्नोर मत करो कोई भी चीज को, पैनिक मत करो एंड लॉजिकली इन्वेस्टिगेट करो। की क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये एक्टिविटी पेप के रोल के अकॉर्डिंग लॉजिकल है। ये क्वेश्चन सबसे पावरफुल है। अब मिस्टेक्स जो पेनल्टीज ये अ, जो पेनल्टीज तक ले जाती है, तब पेप को क्रिमिनल ट्रीट करना, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना, रिलेटिव्स इग्नोर करना, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, पेप स्टेटस अपडेट ना करना। पेप स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कोई पेप बन सकता है, कोई पेप रहना बंद कर सकता है। बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो पीरियोडिक रिव्यू करते रहे एंड स्टेटस अपडेट करते रहे। जो गुड एनालिस्ट है वो हमेशा अपडेटेड रहता है, चेंजेस ट्रैक करता है एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है। चलिए कंक्लूड करते हैं कॉमन क्वेश्चंस के साथ कुछ, जैसे व्हाट इज पेप, व्हाई रिस्क, व्हाई हाई रिस्क, टाइप्स ऑफ पेप, हाउ टू हैंडल पेप। स्ट्रॉन्ग आंसर्स आप एकदम काम एक्सप्लेनेशन, लॉजिक एंड एग्जांपल्स के साथ दे सकते हैं। एक पावरफुल लाइन बोल सकते हैं कि हैंडलिंग पेप्स करेक्टली इज अ साइन ऑफ अ मैच्योर एएमएल प्रोफेशनल्स। अगर आप पेप समझ गए तो यू आर रेडी फॉर हाई रिस्क एएमएल रोल्स। और इसी के साथ हम मॉड्यूल 10 कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल 11 स्टार्ट करते हैं जो कि है सैंक्शंस एंड वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग पे। तो हम अब आते हैं एएमएल के मोस्ट सेंसिटिव एरिया पे जो कि है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब है लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल बॉडीज लगाती है। ये अप्लाइज होते हैं इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे या कंट्रीज पे। इसका पर्पस होता है कि टेररिज्म को रोकना, न्यूक्लियर थ्रेट्स कंट्रोल करना, सीरियस क्राइम्स पनिश करना एंड पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रेशर डालना। सैंक्शंस एक्शंस लेते हैं जैसे वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देते हैं एंड बिजनेस रिलेशनशिप बैन कर देते हैं। सैंक्शंस कंप्लायंस मींस जीरो टॉलरेंस है। अगर एक भी मिस हुआ तो ह्यूज फाइन लगता है, क्रिमिनल को लाइबिलिटी आ जाती है एंड रेपुटेशन भी डैमेज हो सकते हैं। एक पावरफुल लाइन बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि इन सैंक्शंस इवन वन मिस्टेक इज टू मेनी। अब देखते हैं सैंक्शंस वर्सेस वॉच लिस्ट। ये कॉन्सेप्ट बिगिनर को कंफ्यूज करते हैं। सैंक्शन लिस्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग, मैंडेटरी एंड स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसका मीनिंग कि बिजनेस अलाउड नहीं है। एंड वॉच लिस्ट में होता है इंफॉर्मेशनल, रिस्क बेस्ड एंड मॉनिटरिंग के लिए। इसका मतलब होता है कि केयरफुल रहो पर चेक करो। एक सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं कि सैंक्शन मतलब स्टॉप, वहीं पे रोक दो, एंड वॉच लिस्ट मतलब कॉशन। एनालिस्ट का रोल होता है सैंक्शन में इमीडिएट एक्शन लेना एंड वॉच लिस्ट है तो उस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं जैसे सैंक्शंस आर लीगली बाइंडिंग, वॉच लिस्ट आर रिस्क इंडिकेटर्स। ये आंसर आपको स्टैंड आउट बनाता है। अब समझते हैं ग्लोबल अथॉरिटीज। ओफेक, ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट कंट्रोल, यूएसए का सैंक्शन बॉडी है, ये मोस्ट पावरफुल है ग्लोबली एंड नॉन यूएस बैंक्स भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस, ग्लोबली एप्लीकेबिलिटी है इसका एंड टेररिज्म फोकस्ड है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन सैंक्शन, ईयू कंट्रीज के लिए एंड सेक्टर वाइज इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। बैंक्स जो है वो फॉलो करते हैं एप्लीकेबल सैंक्शंस एंड सबसे स्ट्रिक्ट रूल, इसीलिए सैंक्शंस कंप्लायंस
कॉम्प्लेक्स प्लस क्रिटिकल होता है। अब रियल जॉब प्रोसेस समझते हैं। स्क्रीनिंग टूल्स, स्क्रीनिंग होता है ऑनबोर्डिंग में, ट्रांजैक्शन में एंड पीरियोडिक रिव्यू में। टूल्स यूज होते हैं जैसे ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग सिस्टम, सैंक्शन डेटाबेसेस एंड फजी मैचेस। प्रोसेस क्या देखते हैं हम लोग, जैसे नेम मैच है क्या, अलर्ट जनरेट हो रहा है क्या, एंड एनालिस्ट रिव्यू, एंड लास्ट में डिसीजन प्लस डॉक्यूमेंटेशन। हर मैच रियल मैच नहीं होता है, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसीलिए टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन जजमेंट यहाँ पे दोनों जरूरी है। एंड स्क्रीनिंग मीन्स सिस्टम प्लस एनालिस्ट प्लस प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, ट्रू मैच। कस्टमर एक्चुअली सैंक्शंस है, मैच होता है जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री एंड आइडेंटिफायर्स। एंड इफ फॉल्स पॉजिटिव है तो सिर्फ नेम मैच, बट पर्सन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली, ये नाम से थाउजेंड्स ऑफ पीपल होता है। एनालिस्ट को कंपेयर करना है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस एंड आईडी डिटेल्स के साथ। नेवर, ये याद रखो कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ नाम देख के क्लियर कर दो, एंड ब्लाइंडली एस्केलेट भी नहीं करना है। कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, जैसे पेशेंस, डिटेल फोकस्ड एंड लॉजिकल कंपैरिजन। एक गोल्डन रूल है कि नेम मैच इज जस्ट द स्टार्ट एंड नॉट द कंक्लूजन। अब मोस्ट क्रिटिकल सिनेरियो, अगर ट्रू मैच कंफर्म हो गया तो उसका स्टेप्स है कि इमीडिएट एस्केलेशन कर दो, उसका अकाउंट्स फ्रीज कर दो, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दो एंड कंप्लायंस को नोटिफाई करो। कुछ केसेस में रेगुलेटर्स इन्फॉर्म होते हैं, अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सैंक्शंस एंटिटीज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। एनालिस्ट का रोल होता है कि पनिशमेंट डिसाइड नहीं करना, कंप्लायंस को इंश्योर करना। अब डेंजरस मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे कि अलर्ट्स बिना रिव्यू क्लियर करना, डेट ऑफ बर्थ या कंट्री को इग्नोर करना, पुअर डॉक्यूमेंटेशन करना, जल्दी डिसीजन लेना एंड रॉन्ग लिस्ट अप्लाई करना। इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटर सैंक्शंस मिस्टेक्स फॉरगिव नहीं करते हैं। गुड एनालिस्ट एसओपी फॉलो करते हैं, डाउट एस्केलेट करते हैं, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन करता है। हम एक सेल्फ चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इस डिसीजन को, रेगुलेटर को डिफेंड कर सकता हूँ। अगर हाँ तो आप सेफ हो। चलिए कंक्लूड करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, जैसे कि व्हाट इज ओफेक, सैंक्शंस वर्सेस वॉच लिस्ट, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू मैच पर क्या एक्शन होता है। बेस्ट आंसर्स आप लोग एकदम क्लियर, प्रोसेस बेस्ड एंड कामली दे सकते हैं। रियल करियर इनसाइट्स हैं, जैसे सैंक्शंस रोल में हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है हमें इंस्टेड ऑफ स्पीड। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से। एक फाइनल पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि सैंक्शन स्क्रीनिंग इज नॉट जस्ट अ टास्क, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीरो एरर टॉलरेंस। अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो यू आर ट्रस्टेड विथ क्रिटिकल एएमएल कंट्रोल्स। और इसी के साथ हम मॉड्यूल 11 हमारा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं जो कि है एडवर्स मीडिया एंड नेगेटिव न्यूज स्क्रीनिंग के ऊपर। अब हम आते हैं एक हाईली एनालिटिकल एएमएल एरिया पर। एडवर्स मीडिया मतलब ही लाइक इसे हम नेगेटिव न्यूज भी बोल सकते हैं। एडवर्स मीडिया का मतलब है कस्टमर के बारे में कोई भी नेगेटिव या क्रेडिबल पब्लिक इंफॉर्मेशन। सोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, रेगुलेटरी एक्शंस, क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी के लिए हमें रूमर्स नहीं, वेरीफाइड पब्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर एडवर्स मीडिया है तो हम उसे एज अ गिल्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक रिस्क इंडिकेटर है। एएमएल माइंडसेट है कि वी आइडेंटिफाई रिस्क, वी डोंट पास जजमेंट। यहाँ पे यूज होता है केवाईसी, ईडीडी, पीरियोडिक रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशंस। एक पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि एडवर्स मीडिया टेल्स यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। चलिए रियल इंपॉर्टेंस समझते हैं। कस्टमर का अगर डॉक्यूमेंट पूरा क्लीन है, सैंक्शन क्लियर है, प्रोफाइल नॉर्मल है, बट स्टिल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो सकती है, क्रिमिनल लिंक्स हो सकते हैं। एडवर्स मीडिया हेल्प करता है हिडन रिस्क डिटेक्ट करने में, रेपुटेशनल डैमेज अवॉइड करने में एंड रॉन्ग एसोसिएशंस प्रिवेंट करने में। रियलिटी जो है वो बहुत सारे एमएल फेलियर्स हुए हैं बिकॉज नेगेटिव न्यूज इग्नोर किए गए हैं, अलर्ट्स बिना चेक किए क्लियर कर दिया है। एक गोल्डन रूल है कि एमएल प्रोटेक्ट्स रेपुटेशन एज मच एज इट प्रोटेक्ट्स मनी। अब कुछ कैटेगरी समझते हैं। पहला है फिनेंशियल क्राइम। इसमें जैसे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन होता है। करप्शन एंड ब्राइबरी, इसमें पब्लिक फंड मिसयूज होते हैं, ब्राइबरी एलिगेशंस होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। नेक्स्ट टेररिज्म, जैसे कोई टेरर फाइनेंसिंग हो गया या एक्सट्रीमिस्ट लिंक। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एक्शंस, जैसे इसमें फाइन्स हो गए एंड लाइसेंस कैंसिलेशन हो गया। नेक्स्ट है लीगल केसेस, जैसे लॉसूट या कोई क्रिमिनल चार्जेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि हर न्यूज सेम रिस्क नहीं होता है। एनालिस्ट थिंकिंग ये है कि ये न्यूज कितनी सीरियस है। यही स्किल डिफरेंशिएट करता है एवरेज वर्सेस स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट में। अब रियल जॉब वर्कफ्लो देखते हैं। टूल्स जैसे कि एडवर्स मीडिया स्क्रीनिंग टूल्स, सर्च इंजिन्स, न्यूज डेटाबेसेस। स्क्रीनिंग होता है ऑनबोर्डिंग पे, ईडीडी, पीरियोडिक रिव्यू एंड अलर्ट्स के टाइम पे। प्रोसेस में देखते हैं कि नेम मैच है क्या, आर्टिकल रिव्यू, सोर्स चेक करते हैं हम लोग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है एंड रेलेवेंस असेसमेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि हर नेगेटिव न्यूज कस्टमर से रिलेटेड नहीं होता है। आप चेक करो कि सेम पर्सन है क्या, सेम लोकेशन है क्या एंड सेम कॉन्टेक्स्ट है क्या। इसमें आपकी स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है एंड एनालिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं कि ट्रू मैच वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। ट्रू मैच मतलब न्यूज एक्चुअली कस्टमर के बारे में है, जैसे मैच हो जाती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेम नेम, एज, लोकेशन, प्रोफेशन। एंड फॉल्स पॉजिटिव मतलब सिर्फ नाम मैच है। फॉर एग्जाम्पल राजेश शर्मा, इस नेम से बहुत सारे लोग हैं। एनालिस्ट को वेरीफाई करना है कि डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जॉब प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड। कभी भी जल्दी क्लियर मत करो एंड ब्लाइंडली एस्केलेट नहीं होता है। बैलेंस बहुत जरूरी है। एक गोल्डन रूल देख लेते हैं कि सेम नेम डज नॉट मीन सेम पर्सन। अब आते हैं सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पे, मटेरियलिटी का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये न्यूज रिस्क पर्सपेक्टिव से। कुछ फैक्टर्स है जैसे सीरियसनेस, सोर्स क्रेडिबिलिटी, रिसेंसी एंड आउटकम। एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 साल पुराना माइनर डिस्प्यूट जो है वो लो रिस्क में आता है, लेकिन रिसेंट का फ्रॉड केस जो है वो हाई रिस्क में आता है। एनालिस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जैसे केस रिजॉल्व है, कन्विक्शन हुई है क्या, फिनेंशियल इंटीग्रेशन इम्पैक्ट करता है क्या। ये डिसाइड करता है रिस्क रेटिंग, ईडीडी एंड एस्केलेशन। एक पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि नॉट ऑल बैड न्यूज इज रिस्की बट
some small news can be very risky. अब एक्शन समझते हैं. पॉसिबल एक्शंस जैसे एनहांस ड्यू डिलिजेंस, इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, सीनियर रिव्यू, रेस्ट्रिक्शंस एंड एन एग्जिट. एग्जिट जो है ये एक्सट्रीम केसेस में होता है. एडवर्स मीडिया, इसका ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिक हम लोग क्लोजर कर देंगे. डिसीजन डिपेंड करता है रिस्क लेवल पे, पॉलिसी पे, रेगुलेशन पे. एनालिस्ट रोल आपको इसमें एनालिसिस प्रोवाइड करना है एंड रिकमेंडेशंस देना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन. अगर लिख नहीं सकते तो डिफेंड नहीं कर सकते आप. अब मिस्टेक्स जो करियर इंपैक्ट करती है, जैसे ओल्ड न्यूज इग्नोर कर देना, अनरिलायबल सोर्स यूज करना एंड जल्दी क्लियर करना, पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिगेशन वर्सेस कन्विक्शन कंफ्यूज करना. इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि एडवर्स मीडिया मतलब जजमेंट बेस्ड वर्क. एक जो गुड एनालिस्ट है वो डिटेल में पूरा सब कुछ पढ़ता है, क्रिटिकली सोचता है एंड क्लियरली लिखता है. हमें एक सेल्फ चेक करना है कि क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ व्हाई दिस इज लो और हाई रिस्क. अगर हाँ तो आप एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कर रहे हो. चलिए कंक्लूड करते हैं कॉमन कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे. जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज एडवर्स मीडिया, रूमर वर्सेस एडवर्स मीडिया, हाउ टू असेस रेलेवेंस. स्ट्रॉन्ग आंसर आप दे सकते हैं स्ट्रक्चर, लॉजिकल एंड एग्जाम्पल बेस्ड के ऊपर. एक फाइनल पावरफुल लाइन देख लेते हैं कि एडवर्स मीडिया एनालिसिस शोज हाउ यू थिंक एंड नॉट जस्ट व्हाट यू नो. अब हम हमारा 13th मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड एएमएल रेड फ्लैग्स के ऊपर. अब हम आते हैं एएमएल के कोर डेली एक्टिविटी पे जो कि है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग. ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का मतलब है कस्टमर के ट्रांजैक्शन को कंटिन्यूअसली रिव्यू करना टू डिटेक्ट अनयूजुअल या सस्पिशियस एक्टिविटी. इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी के बाद एएमएल खत्म नहीं होता. एएमएल एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है. बैंक्स मॉनिटर करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के लिए, अनयूजुअल बिहेवियर समझने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्या कस्टमर अकाउंट को लॉजिकली यूज कर रहा है. इंपॉर्टेंट माइंडसेट है कि हर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नहीं होता है. आप एक पावरफुल लाइन बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड नॉट सिंगल ट्रांजैक्शन. चलिए अब रियल इंपॉर्टेंस समझते हैं ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का. इवन इफ केवाईसी स्ट्रॉन्ग था, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन था, कस्टमर लो रिस्क लग रहा था, फिर भी बिहेवियर चेंज हो सकता है. क्रिमिनल स्ट्रेटजी, पहले नॉर्मल बिहेव करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर लॉन्ड्रिंग स्टार्ट करो. मॉनिटरिंग हेल्प करता है, बिहेवियर चेंज डिटेक्ट करता है, हिडन रिस्क आइडेंटिफाई करता है एंड टाइमली एक्शन लेना. रेगुलेटर का एक्सपेक्टेशन होता है कि मॉनिटर ऑल कस्टमर्स एंड नॉट जस्ट हाई रिस्क. एक हम गोल्डन लाइन बोल सकते हैं कि एएमएल डज नॉट एंड एट ऑनबोर्डिंग, इट बिगिंस आफ्टर ऑनबोर्डिंग. अब सिस्टम समझते हैं. बैंक्स यूज करते हैं ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड प्री डिफाइंड रूल. सिस्टम क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन स्कैन करता है, थ्रेशोल्ड कंपेयर करता है एंड अलर्ट जनरेट करता है. एग्जाम्पल्स रूल है लार्ज कैश डिपॉजिट, सडन स्पाइक, हाई रिस्क कंट्री ट्रांसफर एंड सर्कुलर मूवमेंट. सिस्टम क्राइम डिटेक्ट नहीं करता, ये अलर्ट जनरेट करता है. तो इसका फाइनल डिसीजन जो है वो एनालिस्ट लेता है. अब अलर्ट समझते हैं. अलर्ट्स का मतलब है
सिस्टम जनरेटेड सिग्नल ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटी। अलर्ट्स मतलब क्राइम नहीं है, अलर्ट्स मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट पॉइंट होता है। यहाँ एनालिस्ट का काम होता है कि अलर्ट्स को रिव्यू करना, ट्रांजैक्शन देखना, कस्टमर समझना, डिसीजन लेना। एंड हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि अलर्ट एक सवाल है, एक्यूजेशन नहीं है। गुड एनालिस्ट पैनिक नहीं करते, वो लॉजिक यूज करते हैं। अब रेड फ्लैग समझते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क। कॉमन एग्जांपल हो सकते हैं जैसे लार्ज कैश डिपॉजिट, प्रोफाइल मिसमैच ट्रांजैक्शंस, सडन स्पाइक, मल्टीपल लिंक्ड अकाउंट्स, राउंड नंबर्स एंड रैपिड इन आउट मूवमेंट। एक रेड फ्लैग प्रूफ नहीं होता है। एमएल फोकस करता है पैटर्न पे, रिपीटेशन पे एंड लॉजिक पे। एनालिस्ट यूज करता है रेड फ्लैग्स को डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड एस्केलेट डिसीजंस के लिए। रेड फ्लैग्स रेज क्वेश्चंस बट नॉट कंक्लूजन्स। अब रियल जॉब वर्क फ्लो देखते हैं। स्टेप 1 है कि अलर्ट्स को समझो, जैसे कौन सा रूल ट्रिगर हुआ है एंड क्यों हुआ है। स्टेप 2 है कस्टमर प्रोफाइल देखो, जैसे उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, रिस्क लेवल क्या है। स्टेप 3 है ट्रांजैक्शंस एनालाइज करो, उसका अमाउंट क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, काउंटर पार्टीज क्या है, कंट्रीज कौन सी है। स्टेप 4 है लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस चेक करो, जैसे सैलरी है क्या, बिजनेस इनकम है क्या, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी क्या है। स्टेप 5 है फाइनल डिसीजन लो, क्लोज विद द रीजन एंड या फिर एस्केलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंट इट इज नॉट डन। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स पॉजिटिव वर्सेस रियल सस्पिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग स्किल है। फॉल्स पॉजिटिव, अलर्ट आया बट एक्टिविटी जेन्युइन, जैसे एग्जांपल बोनस, प्रॉपर्टी सेल या सीजनल इनकम। एंड जेन्युइन सस्पिशन हो सकता है जैसे उसका नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जैसे रिपीटेड अनयूजुअल एक्टिविटी या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। एनालिस्ट का रोल इग्नोर नहीं करना है, ओवर एस्केलेट भी नहीं करना है, बैलेंस मेंटेन करो। टू मेनी फॉल्स पॉजिटिव्स वेस्ट टाइम बट मिस्ड रिस्क कॉस्ट मिलियंस। ये लाइन याद रखनी है। अब आगे क्या होता है, अगर सस्पिशियन है तो अलर्ट एस्केलेट होता है, केस क्रिएट होता है, सीनियर रिव्यू होता है, क्वालिटी टीम चेक करती है इन्वेस्टिगेशंस, लॉजिक एंड डॉक्यूमेंटेशन पे। रेगुलेटर्स एक्सपेक्ट करते हैं ऑडिट ट्रेल, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंसिस्टेंसी। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए क्लियर, फैक्चुअल एंड अनबेस्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉमन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग मिस्टेक्स। अब डेंजर मिस्टेक्स हो सकते हैं जैसे जल्दी अलर्ट्स क्लोज कर देना, कॉपी पेस्ट नैरेटिव्स, प्रोफाइल इग्नोर करना, बिना एनालिसिस एस्केलेट करना या वीक डॉक्यूमेंटेशन। रियलिटी जो है वो एएमएल स्पीड गेम नहीं है, एएमएल थिंकिंग गेम है। जो गुड एनालिस्ट होता है वो पेशेंस रखता है, लॉजिक यूज करता है, क्लियरली लिखता है एंड सेल्फ चेक आप कर सकते हैं कि क्या मैं अपने डिसीजन जस्टिफाइड कर सकता हूँ। चलिए कंक्लूड करते हैं कॉमन क्वेश्चंस के साथ कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, व्हाट इज एन अलर्ट, हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट, व्हाट आर रेड फ्लैग्स। स्ट्रॉन्ग आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप आंसर्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ एंड स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। रियल करियर इनसाइट कि ये एंट्री लेवल का कोर काम है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रमोशन। नेक्स्ट रोल इन्वेस्टिगेशन या क्यूए पे हो सकता है। फाइनल पावरफुल लाइन बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इज वेयर एएमएल थ्योरी बिकम्स रियल एक्शन। अगर आप ये मास्टर कर लेते हो तो यू आर जॉब रेडी। और इसी के साथ हम हमारा मॉड्यूल 13 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मॉड्यूल 14 स्टार्ट करते हैं। सस्पिशियन एक्टिविटी रिपोर्ट्स। अब हम आते हैं एएमएल के सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, इसे सार भी बोल सकते हैं, सस्पिशियन एक्टिविटी रिपोर्ट्स, और इसी को एसटीआर भी बोलते हैं। तो सार या एसटीआर का मतलब होता है
कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो बैंक अथॉरिटीज को भेजता है जब कोई एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है, जैसे डिफरेंट नेम्स, सार मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट एंड STR मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। दोनों का पर्पस एक ही है, बस डिफरेंट नेम है। बैंक्स जो है वो डिसाइड नहीं करता कि क्राइम हुआ है या नहीं, बैंक डिसाइड करते हैं कि क्या ये एक्टिविटी सस्पिशियस है, रिपोर्ट करने लायक। सार फाइल होने के बाद ये जाता है कंट्री के फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास, एंड फाइनल स्टेप होता है कि ये AML प्रोसेस का हाईएस्ट एस्केलेशन लेवल है। चलिए इंपॉर्टेंस समझते हैं। सार हेल्प करता है क्रिमिनल नेटवर्क्स डिटेक्ट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न्स ट्रैक करने में, टेररिज्म फिनेंसिंग आइडेंटिफाई करने में। एक सार छोटा लग सकता है बट जब कंबाइन होता है तो मल्टीपल सार्स हो जाते हैं, मल्टीपल बैंक्स हो सकते हैं, तो बड़ा फ्रॉड एक्सपोज हो सकता है। रेगुलेटर्स चेक करता है कि सार फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, टाइम पर हुआ या नहीं हुआ, एंड क्लियरली लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। इसके फेलियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि हैवी फाइन लग सकता है, रेगुलेटरी एक्शन ले सकते हैं, एंड लाइसेंस हमारा रिस्क में जा सकता है। एक गोल्डन रूल है कि इफ इट इज सस्पिशियस एंड नॉट रिपोर्टेड, द बैंक बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन शुड अ सार बी फाइल्ड। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। सार फाइल होता है जब सस्पिशन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी क्लियर नहीं होता, एक्टिविटी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, एंड रिस्क हाई लगता है। फॉर एग्जाम्पल अनएक्सप्लेन्ड लार्ज ट्रांजेक्शंस, रिपीटेड अनयूजुअल बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स फंड मूवमेंट, सस्पेक्टेड फ्रॉड। सार जो है वो सस्पिशियन बेस्ड होना चाहिए एंड नॉट प्रूफ बेस्ड। आपको जरूरत नहीं है कि कोर्ट प्रूफ का, पुलिस कंफर्मेशन का या फाइनल एविडेंस का, सिर्फ चाहिए रीजनेबल सस्पिशियन। पावरफुल लाइन बोल सकते हैं कि AML वर्क्स ऑन सस्पिशियन एंड नॉट ऑन प्रूफ। अब प्रोसेस समझते हैं। सार एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, इन्वॉल्व इसमें रोल्स है, जैसे AML एनालिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीनियर रिव्यूअर वो वैलिडेशन करते हैं, एंड कंप्लायंस टीम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देन MLRO मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो MLRO या कंप्लायंस हेड पर होती है। एनालिस्ट का रोल अलर्ट्स इन्वेस्टिगेट करना होता है, सस्पिशन डॉक्यूमेंट करना, एंड सार रिकमेंड करना। आप डायरेक्टली रेगुलेटर को सार सबमिट नहीं करते। ये इंश्योर करता है क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस का। अब स्ट्रक्चर समझते हैं कि सार में होता क्या है। यहाँ पे हम कस्टमर डिटेल्स लेते हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल, सस्पिशियस एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन एंड रीजंस फॉर सस्पिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैरेटिव सेक्शन। नैरेटिव बनाता है कि क्या हुआ है, क्यों सस्पिशन है, कैसे आइडेंटिफाई हुआ है। रेगुलेटर एक्सपेक्टेशन है कि सार शुड टेल अ क्लियर स्टोरी। वीक नैरेटिव मतलब वीक सार। स्ट्रॉन्ग राइटिंग है तो स्ट्रॉन्ग AML है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राइटिंग अ गुड सार नैरेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि गुड नैरेटिव होना चाहिए, क्लियर, फैक्चुअल, क्रोनोलॉजिकल एंड अनबेस्ड। इंक्लूड करो कस्टमर का बैकग्राउंड, ट्रांजैक्शन फ्लो एंड सस्पिशियन रीजनिंग, एंड हमें अवॉइड करना है assumptions, इमोशनल वर्ड्स एंड डायरेक्ट accusations. Use phrases like appears unusual because, no reasonable explanation found, and inconsistent with profile. Never write कि कस्टमर ने क्राइम किया है। एक गोल्डन रूल याद रखिए कि डिस्क्राइब सस्पिशन एंड नॉट एक्यूजेशन। अब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड टिपिंग ऑफ। सार फाइलिंग कॉन्फिडेंशियल होता है, लीगली प्रोटेक्टेड होता है। ये कस्टमर को बताना मना है कि सार फाइल हुआ है या सस्पिशन है, इसको बोलते हैं टिपिंग ऑफ। इसमें रिस्क होता है कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज,
क्रिमिनल एस्केप या बैंक पेनल्टी। पावरफुल लाइन देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी इन एएमएल इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। अब मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, लेट फाइलिंग, वीक नैरेटिव, कॉपी पेस्ट कंटेंट, मिसिंग फैक्ट्स या एक्यूजेटरी टोन। रेगुलेटर एक्सपेक्ट करता है टाइमली रिपोर्टिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट है कि अगर बैड सार है तो मतलब हम उसे सार नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब नो सार। क्वालिटी मैटर्स एज मच एज क्वांटिटी। चलिए कंक्लूड करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज सार, व्हेन टू फाइल सार, हु फाइल सार, व्हाट शुड इट कंटेन। स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए क्लियर स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटर माइंडसेट के साथ। रियल जॉब इनसाइट्स है कि सार राइटिंग जो है वो एकदम हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड स्ट्रॉन्ग राइटर्स जो है वो कंप्लायंस रोल या क्यूए में रहते हैं। रेगुलेटर्स ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग। फाइनल पावरफुल लाइन कि सार इज वेयर योर एनालिसिस बिकम्स ऑफिशियल कम्युनिकेटर्स टू रेगुलेटर्स। अगर आप ये मास्टर कर लेते हो तो यू आर अ सीनियर लेवल रेडी। इसी के साथ हम मॉड्यूल 14 कंप्लीट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट मॉड्यूल जो कि है एएमएल केवाईसी करियर्स एंड डेली वर्क्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑनेस्टली आप ऑलरेडी 80 to 90% बिगिनर से आगे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एएमएल केवाईसी एक अच्छा करियर है, तो आंसर है यस, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करियर है। क्यों? एएमएल लॉ से मैंडेटरी है, फिनेंशियल क्राइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहा है ज़्यादा, और बैंक सब कुछ ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें जॉब्स मिल सकती है बैंक्स में, फिनटेक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड कंसल्टिंग फर्म्स में। एएमएल करियर यहाँ पे स्टेबल है, रेसेशन रेसिस्टेंट है एंड ग्लोबली ट्रांसफरेबल है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल्स जॉब नहीं है, ये स्किल बेस्ड प्रोफेशनल करियर है। अगर आपको पसंद है एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग तो एएमएल इज अ परफेक्ट फिट फॉर यू। अब रियल जॉब समझते हैं। केवाईसी एनालिस्ट, इसमें ऑनबोर्डिंग किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सीडीडी होता है। एएमएल एनालिस्ट, इसमें ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होता है, अलर्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, एस्केलेशन होता है। सीडीडी या ईडीडी एनालिस्ट, हाई रिस्क कस्टमर्स पे होते हैं, पेप चेक होता है यहाँ, एंड डीप ड्यू डिलिजेंस होता है। सैंक्शन एनालिस्ट, यहाँ नेम स्क्रीनिंग होता है, सैंक्शंस का अलर्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रूथ कि पहले जब भी आपको रियल इंडस्ट्री सिखाती है, डोंट चेस टाइटल, चेस लर्निंग। चलिए सच समझते हैं। डेली काम आपका क्या होता है कि सिस्टम आपको लॉगिन करना है, अलर्ट्स रिव्यू करना है, ट्रांजैक्शन एनालाइज करना है, प्रोफाइल चेक करना है, नोट्स लिखना है, एस्केलेशन करना है। आप इन सब में बहुत पढ़ोगे, बहुत सोचोगे एंड बहुत लिखोगे। ये नहीं है कि सेल्स या कॉलिंग जॉब्स, ये है डेस्क जॉब, प्रोसेस ड्रिवन एंड क्वालिटी फोकस्ड। गोल्डन माइंडसेट यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है इंस्टीड ऑफ स्पीड। डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल है एनालिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग, रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक टूल्स नॉलेज। गुड न्यूज ये है कि ये सब लर्न हो सकता है। आपको जरूरत नहीं है कोई एमबीए या सीए की, आपको जरूरत है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड लर्निंग माइंडसेट की। ग्रोथ क्लियर है अगर आप कंसिस्टेंट हो। टिपिकल पाथ है एनालिस्ट का, सीनियर एनालिस्ट, क्यूए, इन्वेस्टिगेटर, टीम लीडर, कंप्लायंस मैनेजर। आगे ऑप्शंस ऑडिट में, रिस्क में, पॉलिसी एंड कंसल्टिंग में हो सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एक्सपीरियंस है इंस्टीड ऑफ डिग्री। टाइम के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे, आपके डिसीजन पावर होंगे। अब रियलिटीज देखते हैं कि पॉपुलर सर्टिफिकेशंस जो है वो कैम्प्स में होते हैं, सीएमएस, सीएफई एंड आईसीए।
फ्रेशर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये कब यूजफुल होते हैं? प्रमोशंस के लिए या अब्रॉड रूल्स के लिए। तो स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले आप जॉब लो, उसके बाद में आप सर्टिफिकेशन लो। आपका ये जो मिथ है ये तोड़ दो कि सर्टिफिकेशंस नहीं है तो जॉब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब गेम स्टार्ट होता है। इंटरव्यू टेस्ट करता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थिंकिंग एबिलिटी, क्लैरिटी। प्रिपेयर करो कि एमएल क्या होता है, केवाईसी क्या है, सीडीडी वर्सेस ईडीडी क्या है, पेप क्या है, सार क्या है। टिप ये है कि आप सारी चीजों का कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मत मारो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ऑटोमेटिकली आता है। अब प्रैक्टिकल आंसर्स। वाई एमएल, कंप्लायंस इंटरेस्ट, सिस्टम प्रोटेक्ट करना, एनालिटिकल माइंडसेट, अलर्ट कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। अगर डाउट हो तो एस्केलेट प्लस डॉक्यूमेंट्स के साथ करो। इंटरव्यूअर क्या देख रहा है, क्लैरिटी प्लस ऑनेस्टी। इसमें रेज्यूम जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता है। इसमें रेज्यूम में इंक्लूड करना है एमएल नॉलेज, केवाईसी कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स एंड कोर्स लर्निंग। हमें अवॉइड करना है फेक एक्सपीरियंस एंड अननेसेसरी कंटेंट्स। ऐड करिए टूल्स, केस स्टडी एंड सर्टिफिकेशंस इफ कोई है तो। फाइनल मैसेज है कि एमएल में सक्सीड करने के लिए पेशेंस रखो, क्वालिटी पे फोकस करो, कंटिन्यूअसली लर्न करो। एमएल ग्लैमरस नहीं है बट रिस्पेक्टेड है, स्टेबल है, ग्लोबल है। अगर आप ऑनेस्ट हो, मैनेजर्स ट्रस्ट करेंगे, ऑडिटर्स रिस्पेक्ट करेंगे एंड रेगुलेटर्स वैल्यू करेंगे। इन एमएल योर इंटीग्रिटी इज योर बिगेस्ट एसेट। अब आप जॉब रेडी हो, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कॉर्पोरेट नॉमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।